बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर एक्सरसाइज रिव्यू 3 हमारी चल रही थी। वेरिएशन से रिलेटेड और क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 10 को और देखते हैं कि क्या पूछता है यहाँ पे। कहते हैं जी कि फाइंड द 3 नंबर्स। आपने 3 नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। This is first clue for solving our question such that their sum is 14. उन तीनों का सम जो है वो 14 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 84। और अगर उनके स्क्वायर्स लेने के बाद सम किया जाए तो वो 84 आता है। 3 अननोन्स हैं, 3 कंडीशंस दी गई हैं। कंटिन्यूड होना, उनका सम और उनका स्क्वायर्स का सम बताया गया। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती चलूँ। देखिए, जब आपसे कहता था कि दो, अगर आपने फॉर एग्जांपल नंबर्स फाइंड करने थे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में था, तो तब उसने कंडीशंस भी दो ही दी थी, एक रेशो और एक कोई डिफरेंस की फॉर्म में, कुछ और भी दे सकता था। जब आपको 3 अभी इस वक्त नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए दे दिए गए, तो देखिए कंडीशंस भी 3 ही दी गई हैं। अगर 3 कंडीशन से कम होंगी ना तो डेटा इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, आप फिर उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ उसमें तो और जल्दी आंसर आ जाता है। तो जितने ज़्यादा अननोन्स हो ना, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस देनी ज़रूरी है, उतनी ज़्यादा क्ल्यूज़ देने उसके लिए मस्ट हैं, तभी जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और जिसमें वो सबसे पहले ही कहते हैं, मैं यहाँ पे गिवन वगैरह कुछ भी नहीं लिखती, डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ जी सोल्यूशन को। और देखते हैं कि क्योंकि मैंने सपोज़ करना है ना यहाँ पे तीनों नंबर्स को कि वो 3 नंबर्स क्या हैं, तो मैं यहाँ पे ए बी सी कह सकती हूँ, कुछ भी कह दे, जो मर्ज़ी है, एक्स वाई जेड कह दे। लेट 3 नंबर्स आर एक्स वाई एंड जी। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन है जी कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर तो ऐसा है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि x बाय वाई इक्वल है y बाय z के। ठीक है जी, ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। दूसरी कंडीशन ये थी कि देयर सम इज़ 14। ठीक है, ऑल्सो उनका सम यानी x और y और z का जो सम था वो 14 है। दिस इज़ कंडीशन नंबर 2। एंड तीसरी कंडीशन, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 84। किसका सम? उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 84 है। स्क्वायर्स का सम किस किस के? वो जो 3 नंबर्स थे x, y और z। सो दिस इज़ द थर्ड कंडीशन, और इन तीनों की हेल्प से हमने 3 नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जितना आप चेंज कर करके एक वैल्यू से, इक्वेशन से वैल्यूज़ उठा के दूसरे में पुट करते जाएंगे, तब तब कड़ी से कड़ी मिलती रहेगी और आप अपने आंसर की जानिब बढ़ते रहेंगे। जैसे मर्ज़ी है जनाब, सॉल्व करें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा थोड़ा और चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बनेगा वाई स्क्वायर एक्स जेड। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू सॉरी दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जेड इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये दूसरे लफ्ज़ों में वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड, कि वाई स्क्वायर एक्स जेड की इक्वल है। तो मैं थर्ड इक्वेशन में वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दे दूँ, बेशक इसको छोड़ दें। ठीक है, तो अब आप यहाँ मेंशन करें वाई स्क्वायर को, अगर आप रिप्लेस करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन में ही, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि पुट वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स जेड। यानी मैं ये पुट करने जा रही हूँ इन इक्वेशन नंबर 3, या इन अबव इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड रिप्लेस हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 84। अब सेकेंड इक्वेशन में से
मैं ऐसा कुछ भी नहीं निकाल सकती, किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकती जो मैं भी यहाँ पे पुट करूँ। अलबत्ता आप इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कोई और तरीका, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर लिया कहीं ना कहीं, ठीक है, फिर भी कहीं यूज़ करनी पड़ी ना मुझे, कहीं एक्स जेड की वैल्यू पुट करनी पड़ गई या फिर वाई स्क्वायर आ गया कहीं, तो मैं दोबारा रिप्लेस कर दूँगी। अभी आप सिर्फ फोकस करें इक्वेशन नंबर 2 को और लेटेस्ट जो मैंने इक्वेशन बनाई है उसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि इक्वेशन नंबर 2 से सपोज मैं अगर x को आइसोलेट करती हूँ तो ये बनेगा x इज़ इक्वल टू 14 माइनस वाई माइनस जेड, ये शिफ्ट होने के बाद, ठीक है। तो फिर वो x की ये वाली वैल्यू उठा के मैं इस x की जगह पुट करूँ और फिर उसका होल स्क्वायर लूँ। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगा, वो ये कि होल स्क्वायर में फिर 14 भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, तो 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर, वो फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आसान है लेकिन लेंथी है, ठीक है, कर लेंगे आप अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो। दूसरा इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना चाहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को कंबाइन करने के साथ साथ एक टर्म खुद से ऐड करती हूँ, एक्स जेड। देखिए, एक एक्स जेड मेरे पास पहले से है, एक एक्स जेड मैं खुद से ऐड कर दूँ और यहाँ पे एक एक्स जेड मैं खुद से ऐड कर दूँ, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फर्स्ट थ्री, सॉरी, लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स हैं ये तो मिलके एक कंप्लीट बना देंगी स्क्वायर। कैसे? ये देखें ना, ये 2xz बन जाएगा, एक xz था, दूसरा मैंने खुद से इंट्रोड्यूस कराने के बाद 2xz बना दिया। अब आप ज़रा गौर करें, दिस इज़ एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि एक्चुअली इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई और तरीका है इसको सॉल्व करने का तो आप उस तरह से भी कर लें। अब मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली मैं इक्वेशन नंबर 2 में से यहाँ से x प्लस जेड को आइसोलेट कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ से x प्लस जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे राइट हैंड साइड पे, तो ये बनेगा 14 माइनस वाई। तो दरअसल मैं x प्लस जेड को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 14 माइनस वाई से रिप्लेस करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ अगर पुट करूँ पुट x प्लस जेड इज़ इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? x प्लस जेड को 14 माइनस वाई पुट करूँ तो होल स्क्वायर अपनी जगह पे है, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू 84 प्लस एक्स जेड। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा? अब देखिए, इक्वेशन किसी तरह से एक वेरिएबल में आनी चाहिए। इस वक्त इक्वेशन फिर भी दो वेरिएबल्स में है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट लिया था तो 3 वेरिएबल्स थे इस इक्वेशन में, ठीक है। फिर सबसे पहले मैंने वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया तो एक्स जेड आया। अब पूरी इक्वेशन एक्स और जेड में आ गई, यानी 3 के बजाय सिर्फ 2 अननोन्स में आ गई। फिर ये सब करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये अभी भी देखें एक्स जेड है। अब आप कहेंगे फिर वापस 3 अननोन्स में आ गई, लेकिन एक्स जेड का हमारे पास एक और हल है। और वो क्या? वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स जेड किया था कि मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको वाई स्क्वायर से रिप्लेस करूँगी। अगर इस वक्त मैं इस एक्स जेड को भी वाई स्क्वायर से रिप्लेस करूँ तो अब देखें ना ज़रा, इस पूरी इक्वेशन अब सिर्फ और सिर्फ एक अननोन यानी कि वाई में आ गई है। ये दरअसल मुझे फ़ायदा हुआ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे कम से कम वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। अब आप देखिए, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं पुट एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर एक अलजबरा का फॉर्मूला, इसको ओपन करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर दैट इज़ 196 प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस 2ab 14 टू 28 वाई आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन किया और राइट हैंड साइड पे 84 प्लस वाई स्क्वायर रह गया। अब मैंने सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट पे शिफ्ट करती हूँ ताकि सॉल्व हो जाए। 196 के साथ 84 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। प्लस वाई स्क्वायर के साथ ये शिफ्ट होगा तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 28 वाई एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 8 जाएंगे तो 112 और माइनस 28 वाई इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आप 28 वाई को शिफ्ट करना चाहें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा।
Now dividing 28 on both sides, 112 divided by 28 is equal to y. ठीक है, 7 के टेबल पे 7 4 ज़ा 28, 7 ज़ा 7, 8 9 10 11, 4 जाएगा, 7 6 ज़ा 42, 4 4 ज़ा 16। ठीक है जी, ये आ गई वैल्यू 4 मेरे पास आ गई है जनाब, वैल्यू y की एक भी आ गई है तो आप समझें कि बस आप आंसर के बिल्कुल करीब है। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में जो सबसे आसान लग रही है उसमें पुट करें। लाइक y की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा और वो xz आ जाएगा xz की टर्म्स में। इसके अलावा अगर y की वैल्यू आप किसी ऐसी इक्वेशन में पुट करें जिसमें आपको x या z भी मिले। देखिए अगर मैं 1 में पुट करती हूँ तो मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी थर्ड में भी अगर पुट करूँ y की वैल्यू तो मुझे स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे, फिर इनको आइसोलेट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये वो इक्वेशन है जिसमें स्क्वायर कोई भी नहीं है। मैं अगर इक्वेशन 2 में पुट करूँ, पुट y इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बन जाएगा? देखिए पुट y इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर सॉरी रोमन में है तो इसी तरह लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 14। y है हमारे पास 4, तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस जेड इज़ इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी कि x प्लस जेड जो है वो आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, अभी भी ये x या y z की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है, अलबत्ता थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती जा रही है। अब अगर मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँ, देखें इक्वेशन नंबर 1 देखें आपके पास क्या थी, एक्स जेड जो है वो वाई स्क्वायर है। अगर मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँ, यहाँ से मैं x को आइसोलेट करूँ, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 10 माइनस जेड। ठीक है, और x की ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z अगर मैं इसको यूज़ करूँ इस इक्वेशन में देखिए y तो हमारे पास आ गया है ना 4, ये तो हो जाएगी वैल्यू। x को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ 10 माइनस जेड के साथ तो फिर ये z और 10 माइनस जेड मिल के सॉल्व हो जाएंगे और ये इक्वेशन सिर्फ z में रह जाएगी और यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैं पुट करती हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x इंटू जेड इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये है ना। ठीक है, x में यहाँ से 10 माइनस जेड पुट कर देती हूँ, यहाँ से ब्रैकेट्स को ओपन करूँ तो ये बनेगा 10 जेड माइनस जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू, और y अभी अभी हमारे पास आया था 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखें ये एक इक्वेशन एक ही अननोन है, इसमें से हम z की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। 10 जेड माइनस जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 को भी मैं लेफ़्ट पे अगर शिफ्ट करूं तो ये बनेगा 10 जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि ये जेड स्क्वायर जो है ना ये थोड़ा पॉजिटिव नज़र आए हमें, थोड़ा क्या एग्जैक्टली पॉजिटिव नज़र आए। जेड स्क्वायर को हम राइट पे शिफ्ट करें तो पॉजिटिव जेड स्क्वायर, और 10 जेड को शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव 10 जेड हो जाएगा, और 16 शिफ्ट करेंगे तो प्लस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैं फिर से इसको अरेंज करती हूँ जी, लेफ़्ट साइड पे सबको ले आती हूँ और राइट साइड पे 0। अब देखिए इसको अगर हम सम एंड प्रोडक्ट मेथड से, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट आता है हमारे पास 16 जेड स्क्वायर और सम चाहिए हमें माइनस 10 जेड। इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। जिनको स्टूडेंट्स को नहीं पता वो मिड टर्म ब्रेक का एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना हुआ है प्लेलिस्ट में, जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए मिड टर्म ब्रेक कैसे किया जाता है। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट यूनिट में आप अच्छे से सीख चुके हैं। आपको ऐसी दो टर्म्स चाहिए कि जिनको प्लस माइनस किया जाए तो माइनस 10 जेड आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आए। तो 8 जेड और 2 जेड, और नेगेटिव तब आएगा जब दोनों नेगेटिव होंगी। ये है जनाब माइनस 2 जेड और माइनस 8 जेड।
दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10z आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16z² आ जाएगा। ठीक है जी। अब फर्स्ट टू में से z कॉमन, z-2, नेक्स्ट टू में से -8 कॉमन, तो z-2 बच गया। ठीक है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ये मिड टर्म ब्रेक है, पहले से आप सीख चुके हैं। z-2 इज़ कॉमन एंड z-8 इज़ नॉन कॉमन, इक्वल टू 0। जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है या तो z-2 ज़ीरो है या फिर z-8 ज़ीरो है। अगर z-2 ज़ीरो है तो यहाँ से हम z की वैल्यू 2 ले सकते हैं, और अगर z-8 ज़ीरो है तो z की वैल्यू 8 आ सकती है। ठीक है जी। अब ये तो z की दो वैल्यूज़ आ गई, जबकि y की हमारे पास एक ही वैल्यू थी। ठीक है। तो z की हम कोई भी एक वैल्यू पहले बारी बारी 2 और फिर 8 पुट करके हम अब x की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास x अननोन है। ठीक है। अब वापस चलते हैं जी उन्हीं इक्वेशंस पे और हम देखते हैं कि y की वैल्यू 4 आ गई, z की भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। हम x तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, 3 में ये कि स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे, इसलिए मैं बार बार 3 को प्रेफर नहीं कर रही। फर्स्ट और सेकंड को जो भी आपको आसान लगती है आप ले लें। मैं सपोज सेकंड इक्वेशन को लेती हूँ, x + y = 14 एज x + y + z = 14। सो पुटिंग वैल्यूज़, अब देखिए ये दोनों को हम पुट करेंगे, फिर देखेंगे बारी बारी क्या वैल्यूज़ आती हैं। पहले तो आप x तो है ही अननोन, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई थी, z को जब 2 पुट करें और दोनों को साथ लेके चलते हैं, x + y + z = 14। यहाँ पे फ़र्क क्या है, मैं लिखती हूँ when z = 2, जब मैंने z को 2 पुट किया, और दूसरी तरफ when z = 8, जब 8 पुट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। पहले मैं ज़रा 2 को कंप्लीट कर लूँ। x + 4 and 2 इज़ 6 आ जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 + 2 इज़ 6 और ये आ गया = 14। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 14 - 6। ठीक है। यहाँ से x क्या आ जाएगा 8, और अगर z को 8 पुट किया जाए, x तो है ही अननोन, y की वैल्यू थी 4, और इसको मैं अगर 8 पुट करूँ तो देखते हैं क्या आता है। 8 + 4 इज़ 12, 12 को शिफ्ट करेंगे तो x 2 आ जाएगा। देखें, जब z 2 था तो x 8 बना, जब z 8 था तो x 2 बना। ठीक है। ये दोनों चेंज होते जा रहे हैं, जबकि y की एक ही वैल्यू है। तो मैं वो जो 3 नंबर्स फाइंड करने थे ना, उनको मैं अब तरतीब देने जा रही हूँ। इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि ये दो दो कैसे आ गए। सो द नंबर्स आर, देखें y मैंने कहा ना कि चेंज नहीं है, वो 4 ही है पहले केस में भी और 4 ही है दूसरे केस में भी। ठीक है। y तो हर सूरत में 4 ही आया था। जब x y z तीनों थे, x जब 8 था, y तो 4 ही रहा, z 2 था, और जब x 2 था उस वक्त z 8 आ गया। तो 8 4 2 या 2 4 8, y दोनों सूरतों में। यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, वो या तो ये 3 नंबर्स हैं या फिर ये 3 नंबर्स हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं, कंडीशंस पे मैं वापस आती हूँ और फिर इस बात को ख़त्म करते हैं। देखिए कंडीशन उसने क्या दी हुई थी, उसने कहा था कि वो नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। तो आप चेक कर लें, 8 4 2 हो या 2 4 8 हो, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनता है। 8 / 4 = 4 / 2, इसी तरह इक्वल आएंगे, या 2 / 4 और 4 / 8 करें, ठीक है, वो इक्वल आएंगे। तो ये आ जाएंगे जनाब आपके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। आप इसको 8 4 2 या 2 4 8 दोनों ही लिख सकते हैं, और कह के लिखिएगा कि दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वही है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। और इन तीनों का सम आप चेक कर लें, 2 और 4 और 8 को आप ऐड करें तो 14 आता है, और उनके स्क्वायर्स लेने के बाद जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और यही वो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई हो जाएंगी। 10th क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया है,
मेरी दुआ है कि अगले क्वेश्चंस छोटे हों ताकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। ये भी इसलिए कि बीच में मैंने काफ़ी समझाया ना, इसलिए थोड़ी लेंथी हो गई है। जब आप ख़ुद से करेंगे तो फिर आप इससे कम वक्त में करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास जी, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज़ 6। दो नंबर्स है, उन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल जो है वो 6 है और उनका सम जो है वो 13 है। देखिए अभी मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था 9, तो मैंने आपको पहले बताया था, सॉरी 10th, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब 3 अननोन्स हैं तो उसने 3 तरह की कंडीशंस दी। अब देखिए इस वक्त वो 2 ही नंबर्स हैं तो 2 कंडीशंस दे रहे हैं। एक तो कि वो ये कंडीशन है कि प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल जो है वो उनका 6 है और जो सम जो है वो 13 है। ठीक है जी, तो चलिए सॉल्व करते हैं जी। मैंने सपोज़ कर लिया कि मेरे पास जो 2 नंबर्स हैं वो x और y हैं और अगर उनका मीन 6 है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो x और 6 और y जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में होंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि मीन प्रोपोर्शनल की यही कंडीशन है, यानी कि x बाय वाई, सॉरी 6, मीन अगर 6 है उनका तो x बाय 6 इक्वल टू 6 बाय वाई, ये उनकी कंडीशन होगी। दूसरी उसने ये कहा था कि उनकी कंडीशन ये है कि उनका सम 13 है, एंड या ऑल्सो कह दें उन दोनों का सम जो है वो 13 है। ये 2 कंडीशंस हैं। मैं इसको ज़रा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखती हूँ, यानी कि एक्स वाई इज़ इक्वल टू 36 और यहाँ पे ये आ गया। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 और यहाँ पे नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप या तो यहाँ से x या y की वैल्यू आइसोलेट करके इसमें डालें या फिर यहाँ से मैं इसमें से निकालती हूँ x की वैल्यू, तो ये बनेगा x इज़ इक्वल टू 13 माइनस वाई एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है जी x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 36, x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 36, x इज़ 13 माइनस वाई। y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 13y माइनस वाई इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 36। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए स्क्वायर की टर्म, इसको मैं शिफ्ट करती हूँ राइट साइड पे, वाई स्क्वायर, इसको भी शिफ्ट कर लूँ अगर तो ये नेगेटिव 13y, 36 अपनी जगह पे है इक्वल टू 0, और मैं इसको ज़रा तरतीब दूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सम एंड प्रोडक्ट मेथड यानी कि मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म का ब्रेक मेरे ख्याल से 9 और 4 से आएगा, दोनों का साइन नेगेटिव लेंगे। हाँ जी, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 वाई स्क्वायर आएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन, y माइनस 9, नेक्स्ट में से -4 कॉमन, y माइनस 9, y minus 9 is common and y minus 4 is non-common equals to 0, and this implies that either y minus 9 is equal to 0 और y minus 4 is equal to 0। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9 या फिर y की वैल्यू आती है 4। ठीक है, अब दोनों ही वैल्यूज़ को यूज़ करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि x जिसमें मर्ज़ी है जैसे इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट में या सेकंड में, और फिर आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं सपोज़ 1 में पुट करती हूँ। व्हेन y इज़ इक्वल टू 9 और दूसरी तरफ व्हेन y इज़ इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 क्या कहती है? इक्वेशन 1 कहती है जी कि x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 36, x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 36। ठीक है, जब y 9 है तो ये बनेगा 9x इज़ इक्वल टू 36 एंड x इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 9 एंड x इज़ इक्वल टू 4। ठीक, और जब y 4 है तो ये बनेगा 9। ठीक है, ये वही बात है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ, 9 4 या 4 9। ठीक है, अलबत्ता अब आपने क्या फाइंड करना था, उसने कहा कि 2 नंबर्स फाइंड आउट करें, तो आपके पास 2 नंबर्स आ गए। 2 नंबर्स यानी कि या वो 9 4 है या वो 4 और 9 है। ठीक है जी, तो मैं आखिर में एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, सो द नंबर्स आर
4 एंड 9। अब यहाँ पे आप ये नहीं लिखिएगा और 9 एंड 4, नंबर्स वही हैं दो, ठीक है। अब जिनका मीन प्रोपोर्शनल जो है वो 6 बनता है और जिनका सम जो है वो 13 बनता है। ये जो दो कंडीशंस थी उसने दी हुई थी, आप चेक कर लें। 9 और 4 का सम 13 ही बनता है और इनका मीन भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के हवाले से आप चेक कर लीजिए, तो वो इसी तरीके से इसको सेटिस्फाई करेगा। ये हो गया जनाब क्वेश्चन नंबर 11। और अब आ जाते हैं जनाब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और कोशिश करते हैं कि उसको भी कंप्लीट कर लें इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विच आर इन द रेशो 3:4:5। ठीक है, आपने एक ट्राइंगल है उसके एंगल्स को फाइंड आउट करना है और उनकी रेशो दी हुई है 3:4:5। ओके, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गिवन रेशो तो 3:4:5 थी और सम ऑफ रेशोज़ भी हमें चाहिए होगा, वो क्यों मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। इसके अलावा आप एक बात याद रखें कि आपको इतना तो पता होगा कि ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्रीज़ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखती हूँ कि एज द सम ऑफ या सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। ठीक है, 180 डिग्रीज़ होता है। अब करना क्या है, हमने फाइंड करने हैं वो एंगल्स। ठीक है, तो बारी बारी अगर मैं सपोज़ करूं कि तीन एंगल्स जो हैं वो ए बी और सी है, ठीक है, या मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि लेट द एंगल्स आर ए बी एंड सी। ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं ताकि पता चल जाए कि हम किस एंगल को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकंड और थर्ड भी कह दें, कोई मसले की बात नहीं है, जैसे आपको आसान लगता है। तो आपने अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड करना है, फर्स्ट एंगल फाइंड करना है, तो आप फर्स्ट रेशो लेंगे। ठीक है, उसको आपने डिवाइड करना है सम ऑफ रेशोज से। नो व्हाट इज़ द सम ऑफ रेशो, दिस इज़ 12। ठीक है, ठीक है, टोटल 12 है। अब ये रेशोज असल में क्या है, देखें, ये असल में 12 हिस्से थे टोटल, जिसमें एक एंगल में 3 हिस्से आ रहे हैं, दूसरे में 4 और तीसरे में 5 आ रहे हैं। ठीक है जी, अब आपने वो एंगल्स फाइंड करने हैं जिनकी ये रेशो दी हुई है। तो उन एंगल्स तक पहुंचने के लिए इन रेशोज़ को टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जितने भी उसके बनाए गए हैं उन एंगल्स के लिए, तो आपने उस पर डिवाइड किया और आपने मल्टीप्लाई किया टोटल सम ऑफ एंगल्स के साथ। तो फिर आपके पास आएगा वो एक एंगल, कोई भी जिसकी आप मेजरमेंट लेना चाहते हैं, जिसमें 3 रेशो, जो 3 हिस्सों में पे मुश्तमिल था। ठीक है, इस बात को ज़रा समझिएगा कि हमने क्यों इस तरह से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। एनी हाउ, आप इसको अब सॉल्व कीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, इसी तरह से आप 4 और 180 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 17 18 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 20 बनेगा। 4 5 ज़ा 20, सो दिस इज़ 45 डिग्रीज। तो मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल या मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, कुछ भी जो भी आप कहना चाहते हैं, एक एंगल तो आपके पास आ गया 45 डिग्रीज। ठीक है, अब 4 हिस्से जहाँ पे जा रहे थे हम वहाँ पे दूसरा एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू, अब दूसरे के लिए दूसरी आपने रेशो लेनी है। ठीक है, 4, अलबत्ता टोटल जितने भी पार्ट्स थे वही रहेंगे, इसी तरीके से जितने एंगल्स का सम है वो भी उतना रहेगा। ठीक है, तो अब आपको मिल जाएगा वो वाला एंगल जो कि जिसकी रेशो जो है वो 4 आ रही थी। नाउ अगेन 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसको सॉल्व करें। 3 6 ज़ा 18 और 0 ज़ा 0, एंड सो द सेकेंड एंगल इज़ ऑफ मेजर 60 डिग्रीज और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आप तीसरा भी फाइंड कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 12 करके और मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्रीज़। और इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये हमें पता है, और ट्रायंगल के 2 एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, तो टोटल 180 में से ये दोनों माइनस कर दें तो जो तीसरा बच जाएगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है। बहरहाल मैं इसी तरीके पे चलती हूँ, क्योंकि मैंने एंगल्स को ए बी और सी कह दिया है, तो मैं सी को इसी तरीके से जैसे फाइंड आउट करती आ रही हूँ कर रही हूँ। तीसरा जिसमें 5 हिस्से आ रहे हैं जी,
वो 5 है डिवाइडेड बाय टोटल 12 और मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज, और ये हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे। अच्छा 5 और 12 तो नहीं हो सकता, इसको किसी और 180 और 12 को सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, 3 15 ज़ा 45, ठीक है। 5 इंटू 15 रह गया। यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी या मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल, एंड दिस इज़ 75 डिग्रीज। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज़ इक्वल टू 75 डिग्रीज। अब लास्ट में स्टेटमेंट वाला चूँकि क्वेश्चन है, आप लास्ट में तीनों एंगल्स की इकट्ठी बात कर लें कि सो द मेजर ऑफ the required angles are, या measurement of required angles are 45 degrees, 60 डिग्रीज़ एंड 75 डिग्रीज़। इन तीनों का सम करें, आपके पास 180 आ रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये होगी आज की हमारी क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट जनाब, यहाँ तक 12। और इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, ऑलरेडी इतनी लेंथी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स को करेंगे, क्योंकि वो एक जैसे लग रहे हैं, थोड़े स्टेटमेंट से हट के कि ये मेथड मुमकिन है लगाना पड़ जाए और कहीं कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ जाए, ये तो सॉल्व करने से ही पता चलेगा। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।